इलेक्शन कमीशन आपका बहुत बड़ा रोल है। मुझे ये नहीं समझ आई कि आपने अदालत में क्यों जाके कहा कि जी खुफिया बैलेट होनी चाहिए। कोई आइन इजाजत देता है चोरी करने की? उन्होंने आपको कहा कि हाँ उस दिन सीक्रेट बैलेट करवा लो, लेकिन उसके बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन रखो बैलेट की। आपने उन मुजरिमों को भी बचा लिया सीक्रेट बैलेट करवा के। क्या वजह थी कि आप 1500 बैलेट्स के ऊपर कोई एक बार कोडिंग नहीं कर सकते थे? आपने तो पूरी तरह एक मौका दिया मुल्क की जमहूरियत को डिस्क्रेडिट करने के लिए। आज क्या हमारी जमहूरियत ऊपर गई है नीचे गई है? आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। आपने मुल्क की मोरालिटी इखलाकियात को नुकसान पहुंचाया है। A very strong and powerful message by the Premier of the country. आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने he did not mince any words in lashing out to the ECP. कई चीजों को हमारे मुल्क और कौम को और रियासत को ये कहकर बेचा जाता है या बताया जाता है कि जी ये आइन की बालादस्ती है, ये जमहूरियत के लिए किया जा रहा है, लेकिन करप्ट प्रैक्टिसेस को कर्ब ना करना, तैयारी मुकम्मल ना करना, जमहूरियत और अखलाकियात को नुकसान पहुंचाना, इसका कोई मदावा नहीं कर सकता। एंड दैट इज व्हाट वी सॉ as per the Prime Minister of Pakistan in the Senate elections. उन्होंने कहा ज़मीरों का सौदा किया गया और इसके लिए बाकायदा अलाउ किया गया। उनको इस बात पे भी हैरत थी कि जब आप डेमोक्रेटिक अलायंस की बात करते हैं, यही दो बड़ी जमातें थी जो अपने मंशूर में खुद कहती हैं कि सेनेट के इलेक्शंस में सीक्रेट राय शुमारी नहीं होनी चाहिए, खुफिया राय शुमारी नहीं होनी चाहिए। फिर क्या वजह बनी कि इस सेनेट के इलेक्शंस में वो आला अदलिया तक पहुंच गए और फिर यही डिमांड की कि नहीं जी, जो कुछ गुप्त है, जो कुछ खुफिया है, उसको खुफिया ही रहने दिया जाए। और अब वाकई क्या इनका ये मानना कि ये बहुत बड़ी फतेह है ऑपोजिशन की, कि क्या वाकई मुल्क कौम असेंबली एंड द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस लूज करने के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को मुस्ताफी हो जाना चाहिए? बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा, क्योंकि कल ये देखना है कि नेशनल असेंबली में जो सेशन बुलाया गया है, दैट हैज बीन समन्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर राय शुमारी सीक्रेट नहीं होगी। उसमें ओपनली पता चलेगा कि कौन किस सफ में खड़ा है, कौन क्या सपोर्ट करता है। सो आई हैव अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग कि दीवार से लगाए जाने के बजाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हैज गॉन इन विद हिज ओन बोल्ड एंड करेजियस मूव कि वो खुद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे नेशनल असेंबली से। आइए इस पूरे हाल अहवाल के बारे में, जिस तरह चीजें आगे बढ़ी और कल का जो उनका खिताब था जिसके अंदर उन्होंने लोगों को बताया कि व्हाट हैज एक्चुअली बीन गोइंग ऑन, उनकी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल किस हवाले से थी, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हमारे 15-16 लोग बिके हैं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, बिके हैं। आपको ये नहीं अंदाजा कि कितना पैसा चला इस इलेक्शन के अंदर। परसों कॉन्फिडेंस पोशन में वजीर आजम इमरान खान का कौम से खिताब, कहा हफ्ते को ऐवान से एतमाद का वोट लूंगा, मुझ पर एतमाद जाहिर नहीं किया जाता तो अपोजिशन में चला जाऊंगा। मैं परसों कॉन्फिडेंस पोशन ले रहा हूँ, ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं है, आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ऑपोजिशन में चला जाऊंगा, अगर आप जीत जाते हैं मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा। उन्होंने पीडीएम को पैगाम दिया कि इक़्तिदार चला भी गया तो मेरा कोई नुकसान नहीं, जब तक आप लूटा हुआ माल वापस नहीं करते आपको नहीं छोड़ूंगा। अगर पावर मिली जाती है मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपने घर में रहता हूँ, मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं इक़्तिदार में ना हूँ। मैं चाहे ऑपोजिशन में बैठूं, चाहे असेंबली से भी बाहर हूँ, मैंने आप में से किसी को नहीं छोड़ना जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। वजीर आजम ने कहा यूसुफ रजा गिलानी का बेटा पैसे बांट रहा था, हमारे 15-16 लोगों को खरीदा गया, ये कौन सी जमहूरियत है? यूसुफ रजा गिलानी का बैट पैसे बांट रहा था, शाम को लोगों की जमीन खरीद रहा था। हमारे 15-16 लोग जो बिके हैं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, बिके हैं, मुझे बताइए कौन सी जमहूरियत है जिधर पैसे दे के कोई सेनेट बनता है? ये जमहूरियत है? वजीर आजम ने कहा ओपन बैलेट से इलेक्शन कराने का कहा तो सब जमहूरियत के नाम पर इकट्ठे हो गए। हमने पार्लियामेंट में अपना बिल भी पेश किया कि ओपन बैलेट होना चाहिए। जब देखा कि नहीं हो रहा तो हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में पूरा केस हुआ। वो सारी पार्टीज, पीडीएम की पार्टी सब इकट्ठी हो गई, सब ने इकट्ठे होकर कहा कि नहीं सीक्रेट बैलेट होनी चाहिए। वजीर आजम ने अज़्म जाहिर किया कि मुल्क का पैसा चोरी करने वालों के खिलाफ अवाम को बाहर निकाल कर दिखाऊंगा। जी जनाब, तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ा मार्का होगा और इसमें
क्या आपकी उम्मीदें हैं? आप लोगों का रिस्पांस क्या था टू द सेनेट इलेक्शंस? लोग जब कहते हैं ना कि एक टेम्परेचर लेना बहुत जरूरी है, हमने देखा कि 11 ऑपोजिशन की जमातें साथ हो जाती हैं और अपने कैंडिडेट को यानी सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब को कामयाब करा देती हैं। दोनों कैंडिडेट्स के वोट्स के बीच में सिर्फ 5 वोट्स का फर्क है और 7 वोट्स को रिजेक्ट किया गया। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि जो खातून कैंडिडेट पीटीआई की तरफ से जीती हैं उनके वोट्स तकरीबन 174 से। तो व्हाट रियली हैपेंड, यही प्रोब कर रहे हैं इमरान खान साहब। और सबसे बढ़कर ये कि उन्होंने कहा कि जी मैं एक ऐसा लीडर हूं जो वाकई दर्द दिल रखता है पाकिस्तान के लिए। हम वो पहली जनरेशन थी जो पाकिस्तान की आज़ादी के बाद एक आज़ाद मुमलिकत में जिनकी पैदाइश हुई और उन्होंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता हमने हमारे मुल्क की साख को नुकसान पहुंचते हुए देखा। हमने देखा कि किस तरह पाकिस्तान के सदर अगर अमरीकी सरजमीन पर पहुंचते थे तो उनको अमरीका के सदर वेलकम करने पहुंचते थे। फ्रॉम दैट पॉइंट टू दिस पॉइंट जहां आज हमारे ग्रीन पासपोर्ट की कदर नहीं की जाती, लोग हमें शक की निगाह से देखते हैं, लोग हमें कमतर समझते हैं। उन्होंने कहा ये मेरी तकलीफ का सबसे बड़ा पॉइंट था एंड दैट इज व्हाट माय एंटायर पॉलिटिकल स्ट्रगल हैज बीन अबाउट। क्योंकि अगर कहते मैंने एक छोटा सा अरसा उनकी कल स्पीच में बड़े गौर से सुन रही थी। उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी पॉलिटिकल लाइफ में बहुत कम अरसा जेल में रहा हूं, 22 दिन ड्यूरिंग मुशर्रफ एरा, लेकिन उन्होंने कहा कि इस दौरान मैंने जेलों में सिर्फ बेचारे गरीब लोगों को देखा कि वो चोरी चकारी करते हैं तो आप उनको पकड़ के जेल में डाल देते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जिस बड़े पैमाने की करप्शन की जा रही है, मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, अरबों डॉलर हर साल जो मुल्क से बाहर जाते हैं और मुल्क गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है, कर्जों में डूबता चला जा रहा है, उसकी एक और मिसाल हमें मिलती है जब आपके लॉ मेकर्स करप्शन करते हैं। दैट्स हिज पर्सपेक्टिव। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, आइए उनकी भी राय लेते हैं कि सेनेट के इंतखाबात के रिजल्ट्स और कल वजीर आजम इमरान खान साहब के खिताब पे उनका क्या है। अस्सलाम वालेकुम। मैं कराची की बात कर रहा हूँ जी, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि यहाँ पे जैसे हर चीज दिखती है तो ये भी मुझे कुछ टिकाऊ ही लगता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो एतमाद के वोट लेने की कहानी है, तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट साहब जो है वो इमरान खान जो है वो एतमाद का वोट ले लेंगे और जीत जाएंगे। ठीक है, आपको लगता है कि एतमाद का वोट क्योंकि ट्रांसपेरेंट होगा, क्योंकि बाकायदा शो ऑफ हैंड्स होगा और इसमें लोगों को सीक्रेटली अपनी राय बदलने का या जैसे इमरान खान साहब कहते हैं बिकने का, अपने जमीर का सौदा करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए खुलकर सामने आना पड़ेगा, देयरफॉर ही विल बी एबल टू विन इट? या आप समझते हैं कि लोगों का एतमाद अब भी कायम है वजीर आजम इमरान खान साहब पर? हेलो, आई थिंक ये कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। हम इंतजार कर रहे हैं जी हैदर वहीद साहब का, हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी तज्जिया लेंगे। नसीम जहरा साहिबा ने भी हमारे साथ होना था बट उनसे हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वैसे नंबर्स आपके सामने, आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास जी एक और रिपोर्ट है आपके लिए। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ सेनेट की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ऐवान बाला में पीटीआई सेनेट 26 हो गई है। लार्जर पार्टी बनने के बावजूद ऑपोजिशन का जो इत्तेहाद है वो हुकूमत पे अभी भी भारी है। आइए दिखाते हैं इस पे आपको एक रिपोर्ट। ऐवान बाला में पीटीआई का बोलबाला, सेनेट की सबसे बड़ी जमात बन गई। तहरीक इंसाफ ने 18 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जिसके बाद पीटीआई सेनेटर्स की तादाद 26 हो गई। पीपल्स पार्टी 8 नशिस्तों पर कामयाबी के साथ सेनेट की दूसरी बड़ी जमात बनकर सामने आई, जिसके बाद ऐवान बाला में जियालों की तादाद 20 हो गई। मुस्लिम लीग नून के हिस्से में 5 नशिस्तें आईं। यूं सेनेट की तीसरी बड़ी जमात के सेनेटर्स 18 हो गए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने 6 सीटें हासिल की और यूं इनके अरकान की तादाद 13 हो गई। ऐवान बाला में आजाद सेनेटर्स की तादाद 6, जमीयत उलमा इस्लाम के 5, एमक्यूएम के 3, नेशनल पार्टी एएनपी के 2 सेनेटर्स हैं। मुस्लिम लीग काफ, जमात इस्लामी, बीएनपी, मंगल, मुस्लिम लीग फंक्शनल और पीके मैप 1-1 सेनेटर्स के साथ मौजूद हैं। 100 सीट के ऐवान में हुकूमती इत्तेहाद के पास 44 और अपोजिशन के पास 49 अरकान हैं। अब 6 आजाद सेनेटर्स का वोट जिसके पलड़े में जाएगा वही अपना चेयरमैन सेनेट लाएगा। जी जनाब, हैदर वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि क्या तज्जिया है उनका। ये स्टेटस होने के बावजूद तादाद सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी पीटीआई पे ऑपोजिशन जमातें क्यों भारी पड़ रही हैं? अस्सलाम वालेकुम हैदर।
वालेकुम अस्सलाम। हैदर, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। आपसे पहला सवाल, कल क्या होने वाला है? मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको ज्योतिषी बना दिया है। सेनेट से भी पहले, सेनेट के इलेक्शन से पहले भी पूछा, लेकिन कल के लिए आपकी क्या राय है? क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाएगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को? देखें, अगर कोई पास्ट प्रेसिडेंट इसका कोई इशारा कर सकता है और जो इवेंट्स हैं इस हार के बाद के, अगर वो कहीं इशारा कर सकते हैं तो इसका जवाब शायद हाँ में दिया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि ये सेनेट का इलेक्शन हारने के बाद उनकी मुलाकात हुई है चीफ अवामी स्टाफ से, DGISI से, अपनी पार्लिमानी पार्टी से बातचीत हुई है, एलाइज से। ये एक ओपन वोट होगा और जिस तरह से गिलानी साहब जीत पाए हैं वो मामला मनोवन यहाँ पे उस तरह से ना हो, लेकिन ये बात जहन है कि प्राइम मिनिस्टर बहुत इस वक्त डीमोरलाइज्ड होंगे। उनकी सपोर्ट इस वक्त इंडीड शेकी है। लेकिन हैदर, ही डजंट लुक वेरी डीमोरलाइज्ड। कल का जो उनका बयान था, खिताब था, उन्होंने कोई, ही डिड नॉट मिन्स हिज वर्ड्स एट ऑल। उन्होंने ECP को बड़ा क्लियरली कहा कि जी ये जो इखलाकियात की तनज़ुली है, मुल्क की जमहूरियत को, इखलाकियात को आपने नुकसान पहुंचाया है, फाउल प्ले पे उसको पॉइंट आउट किया है ओपनली उन पे, he's pointed the नाम वेरी ओपनली। आप क्या समझते हैं, ये डीमोरलाइज के बजाय मुझे तो ये गुस्से में ज्यादा लग रहे थे? तो ये जब गुस्सा जो है वो इस हद तक हो जाए और उनका ही लुक डिसहार्टेंड, और देखें वो इमोशन दिखाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि लोगों को रैली करें, लोगों को दिखा सकें कि मैं अकेला हूं, वी आर कॉर्नर्ड टाइगर्स और ये सारे चोर एक तरफ हो गए हैं और हमें इनसे लड़ना है। वो इस तरह की चीज दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम अब इसमें ये आ गई है कि अब लोग जो है वो कहते हैं कि मैं चीनी का बिल, चीनी के पैसे नहीं दे सकता, मैं बिजली का बिल नहीं दे सकता, वो कहते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा। लोग जो है वो चीख रहे हैं कि हम अपनी तनख्वाह पे गुजारा नहीं कर सकते, वो कहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा। तो लोग जो है वो भी कह रहे हैं कि आप ऐसा डील कर लें ऐसी हमारे साथ कि आप NRO ना दें और हम बिल ना दें। तो ये जो बातें हैं सारी कि वो बहुत ज्यादा पैशन और इमोशन दिखाते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, सॉरी टू इंटरजेक्ट हैदर, जो आपने कहा कि अगर वो इस इमोशन को हवा देते हैं कि वी आर कॉर्नर्ड टाइगर्स, isn't that exactly what PDM is also trying to do? मरियम नवाज साहिबा की भी तो सारी अपील, सारा नैरेटिव यही है। वो कहती है कि जी हमें गलत पकड़ा जा रहा है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, मेरे बाप और मेरे जो भाई हैं वो बाहर हैं, हमें गलत इल्जामात लगाए जा रहे हैं। एवरीबडी इज प्लेइंग दैट कार्ड। अब देखना ये कि वो रेजोनेट क्या ज्यादा करता है। नहीं, बट सिद्रा, ये तो बहुत बड़ा एक बुनियादी फर्क है ना कि इस वक्त मरियम नवाज जो है उनके मुंह पे कोई बिजली का बिल नहीं लहरा सकता, उनको जो है कोई ये ताना नहीं दे सकता इस वक्त कि आटा महंगा, चीनी महंगी, गैस नहीं है। तो ये जो सारी बातें हैं ये तो फिर हुकूमत वक्त और खान साहब को ही कही जा सकती है ना। तो ये तो बहुत डिफरेंट बात है, क्योंकि इस वक्त जो चीज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के सर पे एक तलवार लहरा रही है वो ये है कि उन्होंने जाके वोट लेने, और जब वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जाते हैं तो उनको सुनने को मिल रही है, और लिहाजा उनके लिए फिर आसान हो जाता है गिलानी और जरदारी की जो सियासत जिस तरह की है, उनके लिए आसान हो जाता है इनरोड्स करना और लोगों को बावर कराना कि खान साहब का फ्यूचर नहीं है। खान साहब जो है, और ये देखिए ये एक साइकिल है, खान साहब को कमजोर और उनकी खासकर जहां से वो सपोर्ट लेते थे उस सारी इक्वेशन को कमजोर जो है वो तो मरियम नवाज ने किया। उसका फायदा जरदारी साहब और गिलानी साहब ने बखूबी यहाँ पे उठाया है कि जब खान साहब जो है वो कॉर्नर्ड या कमजोर थोड़े नजर आए डस्का के बाद, खासकर डस्का का डिबाकल जो था उसके बाद खासकर। तो ये बेसिकली सीक्वेंस के साथ चला है। इसको सिर्फ आप जरदारी का जादू ना गिने, ये आहिस्ता आहिस्ता खान साहब ने अपनी ही गलतियों की वजह से और PML नून के प्रेशर की वजह से जिस तरह से गलतियां, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। खान साहब की पर्सनालिटी में लचक बहुत कम है, जिसकी वजह से उन पे ये तनकीद आती है कि उनके कई बयानात और उनके जो फैसले होते हैं वो स्टेट्समैन लाइक नहीं है। उनका एटीट्यूड अभी भी ऑपोजिशन वाला है। कल इमरान खान साहब ने फिर ये कहा है हैदर कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना मिले मैं ऑपोजिशन में जाके बैठ जाऊंगा। नहीं, लेकिन आप देखें ना कि ये कल की स्पीच भी प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा तो कंटेनर वाली स्पीच थी, और जो उनके हैंड जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज है वो इतनी इमोशनल होती है कि किसी के लिए तो वो एक क्राई फॉर हेल्प होगी, एक डेस्परेट क्राई फॉर हेल्प होगी, और किसी के लिए एक पैशनेट अपील होगी टू एक्शन। लेकिन वो तो डिपेंड करता है आप किस तरह लें। लेकिन इन एनी सर्कमस्टांस यू हैव टू सी हिज हैंड जेस्चर्स एंड हिज स्पीच टू बी अ हाईली इमोशनल। एक सवाल आपसे करना चाहूंगी कि बिकॉज द होल नैरेटिव, अगर हम देखें कि इनकी फ्रॉम 2013 ये ज्यादा बिल्डअप हुआ है कि इट्स हैज बीन ऑल अबाउट करप्शन,
and how he would like to clear out corruption from Pakistan. आप समझते हैं कि hand gestures, उनकी अपनी emotional appeal अपनी जगह, but he has also made a dent when it comes to, आपकी बात सही है कि इस वक्त आम शहरी शायद महंगाई से परेशान है, बिजली का बिल, आटे का भाव उनके लिए अहम है, लेकिन ये बात अब किसी, अभी हमारे सामने जो कॉल्स आ रही थी, किसी को इस बात से इख्तिलाफ नहीं है कि सेनेट के इलेक्शंस में पैसा चला है, किसी को इस बात से इख्तिलाफ नहीं है कि वहां पे जमीरों की खरीदो फरोख्त हुई है। तो वो जो एक करप्शन का लेबल है, आई थिंक ही इज मेड श्योर कि ये तमाम जमातों के ऊपर वो बड़ा आवेजा रहे। क्या इसका कोई इफेक्ट होगा? देखिए, इसका इफेक्ट अर्बन मिडिल और अर्बन मिडिल लोअर मिडिल क्लासेस में बहुत ज्यादा हुआ था इलेक्शंस के बाद, लेकिन अब हमने देखा है कि उन्हीं लोगों पे, क्योंकि सबसे ज्यादा पिस जो लोग रहे हैं इस वक्त वो अर्बन मिडिल क्लासेस और लोअर मिडिल क्लासेस ही हैं, जिनको उन्हीं 30-40-50 हजार की आमदनी में अब जो अखराजात हैं वो उनके तजावज कर गए उनकी आमदनी से। तो ये मामला जो है ना, ये अब चलेंगे नहीं, ये कहना महज के बाकी सब करप्ट हैं, क्योंकि लोग अब कह रहे हैं कि फिर आपने ना करप्ट लोगों को पकड़ा है, ना करप्ट लोग जो हैं वो उनसे आप पैसे ले चुके हैं, और ना आप कोई डिलीवर कर पा रहे हैं इस वक्त। तो मेरे ख्याल से ये नैरेटिव जो है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, ये एक बड़ा काम जब ही करता जब लोगों के बेसिक मसाइल हल की तरफ होते। हम आज भी देखते हैं कि कुछ अगर बेहतरी आती भी है तो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन में कुछ इशारे आ जाते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाता है, शायद एक्सपोर्ट कुछ वक्त के लिए बढ़ भी जाती है, हम देखते हैं कि डॉलर एक वक्त के लिए कुछ कंट्रोल भी नजर आता है। लेकिन आप देखेंगे कीमतों में, जहां तक यूटिलिटीज कमोडिटीज की कीमतें हैं, जो कि एक्चुअल मसला है मिडिल लोअर मिडिल क्लासेस का, जिन्होंने हमने ये भी तो ट्राइड एंड टेस्टेड है ना। अगर हम पिछली दोनों दौरे हुकूमतों को देखते हैं, दोनों टर्म्स को देखते हैं, आर्टिफिशियली आप उसको रोक लें तो रोक लें, ऐसा तो वो भी कोई जादू नहीं चलाते कि हमारी इकोनॉमी या हमारे ये सिस्टेमिक मसाइल हल हो जाएं। और आज भी आप क्या समझते हैं, अगर इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, कोई और मुल्क का वजीर आजम बनता है, तो क्या इन मसाइल का हल हो जाएगा? क्या ये महंगाई खत्म हो जाएगी, आटे दाल चीनी के भाव नीचे आ जाएंगे? देखें सिदरा, आप तो इस तरह सोचने की लग्जरी रखती हैं। मेरे ख्याल से अर्बन मिडिल एंड लो मिडिल क्लासेस जो कि बैकबोन बने थे खान साहब की सपोर्ट के, वो मेरा नहीं ख्याल ये बात को इस तरह देखते हैं। वो बस क्या, उन्हें निजात चाहिए इस वक्त, उन्हें कोई तब्दीली चाहिए, और जाहिर है कि इस हद तक नहीं कि वो रोडों पे निकल आए, क्योंकि ये बात मैं मानता हूं कि पीडीएम की मूवमेंट में उस तरह से चिंगारी अभी तक लगी नहीं थी डस्का से पहले। ये तो डस्का के डिब्बा को एक बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन में डाल दिया है, और फिर जहां वो थोड़ी सी भी गलती करते हैं वहां पे मरियम नवाज जिस तरह कैपिटलाइज कर रही हैं, तो उनको बिल्कुल रिड्यूस्ड दिखाना उन्होंने। हैदर पे ये सवाल पैदा होता है कि अगर 22 करोड़ लोगों की आबादी का ये मुल्क इतना ही परेशान है, उसको इतनी ही तकलीफ है कि जी महंगाई बढ़ रही है, तो आप और मैं, यानी चले हम, आपने कहा कि हमारे पास ये लग्जरी है ये सोच लेने की, हम तो ना निकलें सड़कों पे, लेकिन फिर क्यों नहीं इंसानों का सैलाब निकलता सड़क पे और प्रोटेस्ट कर रहा है इमरान खान साहब के खिलाफ? इनके लिए तो 11 जमातों के लिए मिलकर लाख बंदा इकट्ठा करना मुश्किल हुआ है। अब आप हर दफा कंटेनर की बात तो नहीं कर सकते ना। लुक अक्रॉस द बॉर्डर, किसानों की प्रोटेस्ट अगर चल रही है, तमाम तर खारदार झाड़ियों और कंटेनर्स और रुकावटों और गैस शेलिंग के बावजूद वो निकलकर बाहर निकले हुए हैं। पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप और मैं कह रहे हैं कि पेन पॉइंट बहुत है। मैं आपको बताऊं, देखें, दो चीजों का बड़ा फर्क है। अगर इस वक्त कोई फूड राइट्स नहीं है मुल्क में, मैं ये मानता हूं, और हालात उस तरफ नहीं चले गए कि लोग जो हैं वो समझें कि बिल्कुल ही बेयार और मददगार वो जो है उन्हें घर से निकल जाना चाहिए अपने हुकूक के लिए, उस पॉइंट पे तो अभी बात नहीं है। लेकिन अगर आप घरों पे बैलेट ले जाएं लोगों के, और सीक्रेट बैलेट ना भी हो, तो मैं आपको बता सकता हूं कि इस वक्त जो एजिटेशन और जो गम गुस्सा है और जो तकलीफ है, खान साहब को बहुत बड़ा शौक मिलेगा कि ये वोटिंग किस तरफ जाती है। और हमने यही देखा बाय इलेक्शंस में कि जहां वोट की बारी आई तो लोगों ने एक इजहार किया, बेशक के बहुत सारी ऐसी ही सीटें थी जो खान साहब पहले भी हारे हुए थे, लेकिन आप देखें एनर्जी लेवल्स में कि जिस तरह डस्का में पीएमएल नून की रैलीज जिस तरह हुई और पीटीआई की बिल्कुल खाली थी, टेंट्स खाली थे। हालांकि वोट नंबर्स में पीटीआई इतनी पीछे नहीं थी, बट देयर इज जस्ट नो एनर्जी राइट नाउ to back the government because the government is showing no confidence, it is showing no delivery, and the Prime Minister comes on and gives us a bunch of hand gestures, but hand gestures just don't pay the bills. आपको क्या लगता है कि these people will allow them to pay the bills? यानी अगर एक लम्हे के लिए मान लिया जाए ऑपोजिशन का मीडियम टर्म इकोनॉमिक प्लान है क्या, वो क्या करेंगे आके जिसकी वजह से ये जो पेन पॉइंट्स हैं अवाम के, जो लोग इस वक्त तकलीफ
में हैं, उनके घरेलू बजट हिले हुए हैं, उसमें उनको रिलीफ मिलेगी, जिस निजात की आप बात करें। क्योंकि देखिए ऑपोजिशन का तो सिंगल पॉइंट एजेंडा है, उनको निजात वजीर आजम इमरान खान साहब से चाहिए, उनको निजात बिलों से नहीं चाहिए, उनके पास भी बड़े खजाने मौजूद हैं। क्या करेंगे ये लोग कि अवाम खुश हो जाएं? अपने बिलों से तो उन्हें निजात नहीं चाहिए, लेकिन ये बात भी वाज़ेह है और वो अपने स्पीचेस में भी वाज़ेह करते हैं कि खान साहब ने जिस तरह चीनी का बहरान, आटे का बहरान और बाकी पेट्रोल का बहरान और जिस तरह से चीजों को डील किया है, वो माफियाज के हाथों में खेल गए हैं। या तो उन्हें कोई बेवकूफ बना जाता है या फिर हुकूमत के फैसले इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऐसे टाइम पे होते हैं कि मुल्क को नुकसान हो जाता है। कुछ इशारा तो देखें हल की तरफ भी पीडीएम की बातों में हो, लेकिन होने की जरूरत नहीं है। देखिए आम आदमी ऐसे नहीं सोचता कि मेरी ऑल्टरनेटिव जो है वो क्या सोल्यूशन दे रहे हैं। वो आम आदमी सिर्फ ये सोचता है कि इस वक्त हुकूमत वक्त मुझे क्या दे रही है और किस लेवल पे मेरी तकलीफ जा पहुंची है बनिस्बत पिछली। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इकोनॉमिक प्लान देखने लगा है पीडीएम का बिफोर डिसाइडिंग दे डोंट वांट। बट इट इज आल्सो नो अरब स्प्रिंग, जैसे आपने खुद कहा कि उस नहज पे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम नहीं हैं कि लोग कहें कि जी वो बिल्कुल ही बेयारो मददगार हैं। उनको एक बीच में स्टिच भी मिला। कोविड के दौरान भी हमने देखा कि एक बहुत बड़ा नैरेटिव ये था कि हमें गरीब मुल्क है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते मुकम्मल लॉकडाउन, तो हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए। बट इट इज स्टिल एनीबडीज गेम। मुझे लगता है कि फिर भी जो पार्टी लॉयल्टीज हैं वो अपनी जगह इंटैक्ट रहेंगी। But can you hear yourself? You're saying it's still anybody's game, which means the Prime Minister is in trouble, right? कि अगर आप एक हुकूमत वक्त के बारे में ये कहें कि it's anybody, it should be their game. It should be completely their game. We are mid-term here. मिड टर्म इज नॉट ईयर ऑफ चेंज। मुशर्रफ साहब भी जब गए थे इतने सालों के बाद तो वो ईयर ऑफ चेंज अपने इलेक्शन ईयर में गए थे। अगर आपको एस्टैब्लिशमेंट की भी कहा जाता हो सपोर्ट और इदारों की सपोर्ट कहा जाता हो कि हासिल हो, आप इस परसेप्शन के साथ चल रहे हो और मिड टर्म आपको इतनी मुसीबतों का सामना एकदम से हो जाए, जबकि हमने खुद देखा कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की मूवमेंट से बिल्कुल आपस की बात है। मिड टर्म तो हर एक ने प्रॉब्लम्स फेस की हैं। अगर आप जरदारी साहब की हुकूमत देख लें, वो इतने अलील हो गए थे कि उनको दुबई जाना पड़ा था। अगर हम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत देख लें तो वो उनके ऊपर भी मुझे क्यों निकाला और तमाम इस तरह की मुसीबतें आई थी। तो ये तो मेरे ख्याल में हर वजीर आजम की पाकिस्तान में किस्मत में होता है, मीडियम टर्म में उसको मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। देखिए सिद्रा, एक बड़ा फर्क ये है कि नवाज की और आसिफ जरदारी कहीं ना कहीं इवन अपने टेन्योर के दौरानिए में एस्टैब्लिशमेंट के आमने सामने थे, जबकि खान साहब का तो ये मसला ही नहीं रहा है। और खान साहब को देखें, एक बात आप जहन में रखें कि खान साहब ने कुछ जो लोगों पे जिद रखी हुई है अपनी, वो उनको पीएमएलक्यू, एमक्यूएम, एस्टैब्लिशमेंट हर जगह उनकी जो है सपोर्ट इरोड कर रही है। बुज़दार साहब जो है उनके लिए एक पता नहीं किस तरह। अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, लेकिन आपकी बात अपनी जगह वजह है। जो हमें समझ में आ रहा है कि द ओनली डिफरेंस यू आर साइटिंग और आप जिसको पॉइंट आउट